नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर घाटमपुर से खबर है, जहां पर कानपुर के बिधन में डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने उन परिवारों से मुलाकात की है जिन्होंने हाल ही में सड़क हादसों में अपने प्रियजनों को खोया। और ये बैठक अफजलपुर ग्राम सचिवालय में आयोजित की गई, जहां पर पीड़ित परिवारों ने अपने अनुभव को साझा किया और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी दिए। डीसीपी ट्रैफिक ने इस मौके पर कहा है कि पुलिस विभाग जो है पीड़ित परिवारों के दर्द को समझता है और ये बैठक इस बात का प्रतीक है कि हम केवल कानून लागू करने वाले नहीं बल्कि समाज के साथ खड़े होने वाले साथी भी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक नियमों के पालन को और भी कड़ा किया जाएगा और साथ ही ब्लैकआउट एरिया को चिन्हित कर स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए प्रशासन को सूची भी भेज दी गई और हाईवे से लेकर कट रोड पर बैरिकेडिंग लगातार लगाकर स्पीड पर भी नियंत्रण लग सकेगा। डीसीपी रविंद्र कुमार ने यह भी बताया है कि हाईवे के किनारे जो भी जल दोहन मौरंग धुलाई का कार्य हो रहा है, इस पर भी नकेल कसी जाएगी। यातायात जागरूकता के तहत जो हमारा NH 34 है, जो नौबस्ता से लेकर हमारा सजेती बॉर्डर तक जाता है, इस पे एक्सीडेंट की संख्या काफी ज्यादा है और इस एक्सीडेंट में जो लोग हैं उसमें भी काफी लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है। इसी के दृष्टिगत जो यातायात निदेशालय है उसके जो डायरेक्शंस हैं, इसके क्रम में जो है डीआईजी यातायात सर भी लखनऊ से आए थे और सभी विभागों के द्वारा जो है पूरे संपूर्ण मार्ग का जो भ्रमण किया गया है, इसमें दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट इत्यादि को चिन्हित किया गया है, उसके क्या कारण हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। उसी क्रम में आज यहाँ अफजलपुर में मेरे द्वारा एक सभी जो अफजलपुर के जो निवासी हैं उनके साथ एक बैठक की गई और इनके सुझाव भी उसमें आमंत्रित किए गए कि आपके क्या सुझाव हैं कि दुर्घटना के क्या कारण हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो अभी तत्काल में हम क्या कर सकते हैं, फिर मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं। तो इनके द्वारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और सारे पॉइंट मेरे द्वारा नोट कर लिए गए हैं। जो वरिष्ठतम लेवल पे जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में मेरे द्वारा इस पॉइंट को उठाए जाएंगे। इनके द्वारा जो बिंदु बताए गए हैं और हमने सभी लोगों से भी अपील की है कि अपनी सुरक्षा का भी ध्यान है कि जब भी घर से निकले, अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट अपने पहनने की आदत डालें, उसको अपनी मसल मेमोरी में डालें। जब भी फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का जरूर लगा के चलें। यातायात के नियमों का पालन करें ताकि हम सब लोग मिलकर जो एक जिस तरीके से ह्यूमन लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम से कम कर सके। और इस जो हमारा NH 34 है, जो हमारा स्ट्रेच है, जो कि लगभग इस पे 8 हमारे ब्लैक स्पॉट है, 8 एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, कुल मिलाकर 16 ऐसे जगह है जहाँ पे दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है। उसको हम अ, हर महीने हम ये टारगेट लेकर चले कि हम उसमें कुछ न कुछ कमी लाना है और एक ऐसा समय आए कि इस पे हम 0 एक्सीडेंट हम इस रोड को घोषित कर सकें। सर इंचाई ने जो मोहर्रम जो जल दोहन कर रहे हैं उनके लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। कार्य हो रहा है उसको देख लें और जो संबंधित विभाग हैं, सिविल डिपार्टमेंट है, उनसे भी समन्वय स्थापित करके उसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित हम कराएंगे। अफजलपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की जो है जान गई थी, जिसको लेकर आज अफजलपुर में डीसीपी ट्रैफिक ने एसओ साहब को फ़ोन करके बताया कि हम अफजलपुर में मीटिंग लेना चाहते हैं। दरोगा जी का हमारे पास फ़ोन आया। हमारे जितने भाई बंद थे, बुजुर्ग चाचा ताऊ लोग थे, हमने उन्हें भी खबर देने का काम किया। आज डीसीपी साहब ने 2 बजे के आसपास मीटिंग लेने का काम किया। समस्त हमारे बुजुर्ग दादा चाचा ताऊ भाई सब यहाँ उपस्थित हुए। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। डीसीपी साहब ने जो मीटिंग ली, उस मीटिंग में अफजलपुर के ग्रामवासी जो पीड़ित लोग थे बस अपने घर आने का काम करेंगे। डीसीपी साहब ने क्या कहा? डीसीपी साहब ने कहा है कि हमने उच्च अधिकारियों से बात करके आपके लोगों की मांगे रख के, हमारे भाइयों ने उन्हें लेटर पैड में दे के ये भी बताने का काम ने स्वयं बताया कि मैं तब प्रधान नहीं था और मैंने स्वयं देखा है कि 9 से 9 एंट्री लगती थे और मृत्यु का यहाँ लगभग 0% हो गया था। लोग नहीं मरते थे और जब से नो एंट्री विहीन हमीरपुर रोड हो गई तो खूनी सड़क के नाम से तब्दील हो गई। मैं उच्च अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, मान्यवर आप इस क्षेत्र का विकास रोक दे, विकास शून्य कर दे। अगर हमीरपुर रोड चौड़ी हो गई, हमीरपुर रोड 4 लेन हो गई तो कहीं ना कहीं हमें जीवन देने का काम करेंगे। मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि इस रोड लिखा गया है, फिर से जीवन हमीरपुर रोड पे शहीद हो गया, कुर्बान होने का काम हो गया। प्रशासन ने ये व्यवस्था की है बैरिकेडिंग की, इससे जो सड़क हादसे आए दिन होते हैं इस पे लगाम लगेगी। और जो हाई स्पीड ब्रेकर है, अगर ये जो है रोड पे जो कट चौराहा है अगर इस पे बनता है तो जो आए दिन हादसे होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा जो है लगाम लगेगी। और जो गाँव से जो स्पीड के तरीके ये वाहन
जा रहे हैं और ये बैरिकेटिंग वो करके ले जाएंगे तो जो स्पीड से नहीं आते हैं, जो हादसा हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं ये अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। और जिस तरीके प्रशासन ने मामले को संज्ञान में भी लिया है और स्पीड ब्रेकर और पुलिस पिकेट भी लगाई गई है, जिससे आए दिन जो हादसे होते हैं इस पर लगाम लग सके। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, दूरदर्शन न्यूज घाटी। यूपी के हमीरपुर जिले में 40 साल बाद जुलाई महीने में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना और साथ ही बेतवा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। हालात इतने भयावह हैं कि शहर की गलियों में नावें चल रही और कई घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र राठ रोड, साथ ही बड़ा चौराहा और जलालपुर है। प्रशासन ने राहत कार्य में एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की हैं। मुनादी करवा कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत शिविर भी बनाए गए और मुआवजे की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा चुका है। ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए। जो यमुना रिवर है उसका जो लेवल है वो 104.33 के आसपास हो गया है, क्योंकि डेंजर लेवल है उसको पार कर गई है। बेतवा रिवर का जो लेवल है अभी वर्तमान में 103 है और वो अभी जो डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा और पूरी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो तटबंध है यमुना जी के और बेतवा रिवर के उसका निरीक्षण किया गया था। उसी क्रम में जो भी सीमावर्ती जितने भी गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनमें अलर्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। हम लोग ने एक जो रेस्क्यू सेंटर है उसको भी स्टार्ट करवा लिया है और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनमानस है उनको सुरक्षित हम लोग जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें पहुंचा दें। इसके लिए पीएससी की टीम भी लगातार कार्य कर रही है और पूरी टीम जो प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और इसको हम लोग अच्छे से निपटा लें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ड्रोन की अफवाह के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर थाना ककरौली क्षेत्र के ग्राम जटवाड़ा में रात को ग्रामीणों ने आसमान में लाल हरी लाइटों वाला उड़ता उपकरण देखा, जिसे ड्रोन समझा गया। जांच में पता चला कि ये एक कबूतर था जिसके पैरों में लाइटें बांधी गई थी। पुलिस ने 2 आरोपी सुएब और साथ ही शाकिब को गिरफ्तार किया, जिन्होंने माहौल खराब करने की ये हरकत की। वहीं दोनों युवकों की करतूत से ग्रामीणों में डर फैल गया था और इस खुलासे पर पुलिस टीम को एसएसपी ने 20,000 का इनाम भी दिया। देखिए, ककरौली थाने में पिछली रात में जो रात बीती है 29/30 की रात में नीली और लाल लाइट जलती हुई एक वस्तु दिखाई देती है, जिसको ड्रोन समझ करके जो है जब अफवाह फैली तो उस पर जो है पुलिस को सूचना मिलती है। ककरौली पुलिस को सूचना मिलती है तो हमारे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम तथा एसपीआरए और सीओ भोपा इसमें तत्काल पूरी टीम के साथ सक्रिय होते हैं और जब उसका पीछा करते हुए विभिन्न खेतों के माध्यम से जंगलों की तरफ जाते हैं तो वहां कुछ कबूतरबाज रहते हैं, उनको संपर्क किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली उसको पुलिस को सहयोग करते हैं। फिर उस कबूतर को पकड़ा जाता है उनके सहयोग से। तो उन कबूतर के उसके गर्दन में तथा उसके पैर में जो है लाल और नीली लाइट लगी हुई थी। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो 2 लोग पकड़े जाते हैं, सुएब और साकिब, जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज हैं। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से, जो कि जंगली कबूतर हैं। तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये सब ये एस्टेब्लिश किया गया था वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे। और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। तथा ये कबूतर को बांध करके, कबूतर के गले और पैर में बांध करके इस सोएब और साकिब कर रहे थे। इसमें बाकी तीनों के नाम और प्रकाश में आ रहे हैं जिस तरह की घटना को प्रयास कर रहे थे करने का। इस तरह से 2 लोग गिरफ्तार किए गए, इनके खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है तथा इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ बता दूं, इसमें 2 कबूतर बरामद किए गए हैं, पिंजरा बरामद किया गया है, लाल व हरी लाइट बरामद की गई है। और तथा इसके साथ साथ जो थानाध्यक्ष जोगिंदर सिंह की टीम है, चूंकि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जगह जगह ये बात जानी चाहिए कि निश्चित तौर से अगर इस तरह की कोई चीज इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है तो इसका अफवाह के चक्कर में बिल्कुल ना जाए तथा इसको निश्चित तौर से कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को
और 112 पे सूचित करें ताकि पुलिस इसको कायदे से हैंडल करके इस पर कार्रवाई कर सकेगी उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की सनसनी अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर साइबर थाना पुलिस ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आरिफ मेरठ निवासी है, जो पाकिस्तान और चीन से जुड़े नंबरों से संपर्क में था। आरोपी वर्चुअल आईडी और साथ ही सिम बॉक्स के जरिए इंटरनेशनल कॉल रूटिंग करता था, जिससे भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पूछताछ में आरिफ ने बताया है कि उसने ये काम मेरठ निवासी सलीम से सीखा है और जहीरुद्दीन, कासिम, साथ ही मोहसिन समेत कई लोगों के साथ मिलकर गिरोह बनाया। कई डिवाइसेस, चैट डेटा और साथ ही सॉफ्टवेयर बरामद हुए हैं। अन्य आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए 2 माह पूर्व जो है साइबर थाने द्वारा 3 लोग गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभियोग दर्ज हुआ था 18/25, 3/5, 318, 338, 336, 340 BNS व 3/4, 3/6 भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933 व 4/20/21/25 भारतीय तार अधिनियम व IT एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें 3 लोगों को सिम बॉक्स के साथ 3 सिम बॉक्स बरामद हुए थे। मेरठ के थे, मुजफ्फरनगर रहने वाले थे वो। इसी में चौथी गिरफ्तारी आरिफ जो कि भी मेरठ करने वाला है गिरफ्तार हुआ है। सलीम उसमें मुख्य अभियुक्त था। उसी से इस कनेक्शन से उसी के स्टडी के तहत फॉरवर्ड लिंकेजेज में काम चल रहा था। तो इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत लोग इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदल करके ये सब कॉल कराते थे और लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे और तथा सरकार को ये नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ इनकी गतिविधियां बड़ी संदिग्ध थी। ये चाइना और पाकिस्तान के चैटिंग इसमें कुछ प्राप्त की गई। इनके मोबाइल जो बरामद किए गए हैं, जो लैपटॉप बरामद किया गया है, उसमें कुछ ऐसे लोगों के जो कि चाइनीज आईडी है उसमें लगी हुई तथा पाकिस्तान की आईडी लगी हुई है, उसमें इस तरह के लोग का जो कनेक्शन है, इससे संदिग्ध गतिविधियां इनकी प्रतीत हो रही हैं। उनके मैसेजेस में ये भी लिखा हुआ कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से इस सिम बॉक्स के माध्यम से, जिसमें लगभग 64 सिम बरामद किए गए थे और आज की डेट में एक मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। तो इनको उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है और इसी तहत इसको जो है जेल भेजने की कार्रवाई आज मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पर चंदौली जनपद के प्रतापपुर गांव में जल जमाव की गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों ने डीएम दरबार में अपनी फरियाद लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति ने पानी का रास्ता रोक दिया है, जिससे गली मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। महीनों से जमा पानी से जनजीवन प्रभावित है, पर प्रशासन उदासीन बना हुआ है। ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और साथ ही स्थानीय अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। ग्रामीणों ने हर गांव, हर गली स्वच्छता योजना की विफलता पर बड़े सवाल उठाए। तो वहीं अब देखना है कि डीएम का दरबार न्याय देगा या ये भी और आश्वासन बनकर ही रह जाएगा। सर, हम लोगों का ये बहुत दिन से है। कम से कम मान लीजिए अगले साल भी यही हाल था, तो उसमें कुछ प्रधान लोग या लोग पढ़ के बनवाए कि हम इसको बनवा देंगे। अब प्रधान का नाम क्या है आपके? प्रधान का नाम है वो धर्मराज मास्टर। काम किए हैं गांव में? काम तो किए हैं, लेकिन जो हम लोगों की समस्या है सर, उसका काम निवारण नहीं हो रहा है। ये प्रधान है कि इनकी पत्नी प्रधान है? इनकी पत्नी प्रधान है। तो प्रतिनिधि हैं ये? जी हाँ। कभी किसी की समस्या को सुनते हैं, जाते हैं गांव में घूमने के लिए? कभी नहीं, किसी के यहाँ नहीं जाते। कहीं नहीं जाते हैं। तो डीएम साहब ने आप क्या कहा है आप लोगों को? हम लोगों को आश्वासन केवल मिल रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा है। न काम हो रहा है, न कुछ हो रहा है। जो आश्वासन मिल रहा है। कितने बार शिकायत कर चुके हैं आप? करीब अगले साल से लेकर चौकी मिला के, थाना मिला के और डीएम का कितनी बार शिकायत हुआ है? कम से कम 7-8 बार हो चुका है सर। न्याय नहीं मिला? नहीं मिल रहा सर। हम लोग के गांव के पानी का निकासी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जबकि 80 साल पहले से पानी हम लोग का उधर ही जा रहा था। अब नया समस्या उत्पन्न हो गया है कि लोग बीच बीच में हम लोग का पानी बंद कर दे रहे हैं। कौन बंद करता है? खुल के बोलिए, सुदर्शन न्यूज है, खुल के बोलिए। कौन बंद करता है? नाम लीजिए। बोलिए। कृष्णा शंकर। पहले कहाँ से पानी जाता था? पहले उधर से ही पानी जाता था सर। कब से बांधे हैं ये पानी? सर पिछले साल भी इसी महीने में बांधे थे, तो ऐसे ही हम लोग इधर उधर आए तो खोला गया। फिर देख रहे हैं शंकर जी का मंदिर है, वो वहाँ भी पानी पहुँच गया है। हाँ सर। हम लोग कैसे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए? पूजा करने नहीं जा पाते हैं, महिलाएं नहीं जा पाते हैं। पुरुष तो डरवारी टाँग के जाते हैं, लेकिन हम महिलाएं नहीं जा छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल कैसे जाते हैं? सर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं पहले आप लोगों ने किया था? सर पिछले साल हम लोग एडीएम साहब के पास भी आए थे। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, केवल आश्वासन मिला? सिर्फ आश्वासन मिला सर। बस यहाँ पे डीएम कार्यालय हम में लोग के गांव के प्रधान भी कुछ नहीं किए। प्रधान से यहाँ शिकायत गई थी? हाँ सर, प्रधान के यहाँ कोई काम किए हैं प्रधान जी आपके गांव में? कोई भी नहीं। हम लोग के मोहल्ले में कहीं खड़ंजा नाली बना है गांव में? आगे बना है, लेकिन
अभी उधर आपके तरफ नहीं बना सर है? नहीं। जबकि सबसे भारी समस्या सर वही है। जल जमाव ज़्यादा दिन से है, लोग उसमें हाँ, आ पानी जा में रहे हैं सर पानी पीने का एक साधन वहाँ सरकारी कल भी है, जो कि वो भी गंदा पानी दे रहा है पानी के जमाव से, और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं गिर जा रहे हैं, उसी में जा रहे हैं, तो गाड़ी वाले जाते हैं वो भी गिर जाते हैं सर। चंदौली जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं प्रतापपुर गांव के लोग। यहाँ से मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी है। ये कैमरा में करके दिखाएं, ये तमाम महिलाएं और वहाँ के जो पुरुष लोग वहाँ आए हैं, इनको न्याय नहीं मिला है। जो वहाँ का ग्राम प्रधान है प्रतापपुर का, वो काम नहीं किया है, लेकिन अब भी फिर मैदान में उतर चुका है चुनाव लड़ने के लिए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इसके पहले भी 1 साल से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी चौकी, कभी थाना, कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी तहसीलदार एसडीएम के यहाँ, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। पानी लगा हुआ है गली में, छोटे छोटे बच्चे उसी में जा रहे हैं, मंदिर तक पानी पहुंच गया है, लेकिन डीएम साहब आश्वासन दिए हैं। अब देखना है कि इन लोगों को न्याय मिलता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। योगी सरकार जहां गांव के विकास के लेकर कटिबद्ध है, वहीं पे गांव के जो जनता है वो परेशान है। रोज़ मीटिंग होती है, थाना दिवस लगता है, तहसील दिवस लगता है, रोज़ पत्र पड़ता है, लेकिन कोई शिकायत पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस शाम को उठेंगे, आवास जाएंगे, एसी के कमरों में बैठेंगे, लेकिन जनता जनार्दन का कोई सुध लेने वाला नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है। अब देखना है कि जितने भी ये लोग हिंदू परिवार से लोग आए हैं, इनको न्याय मिलता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सदा प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के हरदोई के कछौना कोतवाली पुलिस ने एनएचएम में भर्ती का झांसा देकर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 30-30 हजार रुपए की ठगी की थी। ठगी के बाद युवाओं को प्राइवेट नेटवर्किंग कंपनी में ट्रेनिंग के बहाने बंधक बनाकर काम कराया गया। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जांच में सामने आया है कि कंपनी के विभाजन के बाद लड़कों को कछौना क्षेत्र में रखा गया। हरदोई पुलिस की सतर्कता से ये ठगी का मामला उजागर हुआ है और आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी। श्री गया प्रसाद, श्री सिंधु गौतम व श्रीमती सामन निवासी गण फिरोजाबाद ने थाना कछौना जनपद हरदोई में आकर तहरीर दी कि मेरे युवा परिजनों को स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते हुए जीतू यादव निवासी आगरा ने अपने अन्य साथियों के साथ उत्तराखंड के जनपद रुद्रपुर में बुलाकर 30-30 हजार रुपए लिए तथा सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नेटवर्किंग कंपनी में काम दिलाया और ट्रेनिंग के नाम पर बंधक बनाकर रखा तथा इनको सूचना मिली कि कंपनी में विभाजन होने के कारण अपने डाउन लाइन के लड़कों को लेकर कल रात में कछौना क्षेत्र में नया सेटअप लगाने आए थे। आवेदक गणों की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा सभी नामजद 5 आरोपी गणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से खबर है। बता दें कि जलालाबाद में श्री 1008 पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। 31 जुलाई 2025 को जलालाबाद स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली, सहारनपुर, शामली सहित विभिन्न शहरों से हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। बता दें कि राजकुमार जैन ने संगतिमय पूजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि राकेश जैन रहे। 23 किलो का लड्डू, साथ ही अशोक व ऋषभ जैन और 23 दीपों की आरती विशेष आकर्षण रही। आयोजन उपरांत वात्सल्य भोज हुआ है। वहीं समिति अध्यक्ष तरुण जैन और टीम का सराहनीय योगदान इसमें रहा। ये मंदिर सदियों पुराना है और हिंदू मुसलमान से भी यहाँ पे जो प्रोग्राम हो इस मंदिर के वो मिलजुल के करते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही जैन परिवार है, एक घर कह लीजिए, और वो इसकी देखरेख करता है और सारे सब लोग इनका सहयोग करते हैं प्यार मोहब्बत से। यहाँ के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, मुस्लिम भी हिंदू भाई भी, सभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। और जलालाबाद एक तारीख़ी कस्बा है। यहाँ प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक जो हिंदू मुस्लिम का है वो एक मिसाल है। कभी यहाँ कोई किसी भी तरह का कोई तनाज़ा या कोई कशीदगी किसी तरह की नहीं पाई गई। अगर
खुदा का शुक्र है यहाँ किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती भी है तो आप उसमें बैठ के उसको सुलझा लेते हैं, निपटा लेते हैं। अव्वल तो कोई ऐसी बात होती नहीं। कृष्णाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का महोत्सव मनाया जाता है। ये सावन सुदी सप्तमी को प्रतिवर्ष होता है, जिसमें भारत जैन समाज के हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। ये निर्वाण लड्डू कितने किलो का होता है? इसमें पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर हैं तो 23 किलो का लड्डू चढ़ाया जाता है। आज लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और कहाँ से पहुँचे? आज सहारनपुर, शामली, दिल्ली, बड़ौत, पानीपत, हरियाणा और पंजाब से, भोपाल से, चारों तरफ से यात्री आया हुआ था। यूपी के ललितपुर में बेतवा नदी में बाढ़ के कारण एक युवक 48 घंटे तक पानी में फंसा रहा। युवक मवेशी चराने गया था, लेकिन अचानक से बांध से पानी छोड़ने से नदी उफान पर आ गई। प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने लगातार प्रयास किए और आखिरकार युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सकुशल घर लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल। प्रशासन ने इसको लेकर राहत की सांस ली। ये हमारा गांव ग्राम बसवा पड़ता है और जो हमारा राजघाट डैम से के डाउन स्ट्रीम में है और राजघाट डैम के हमारे यहाँ पे जब डोर्स खोले गए तो हम लोग सूचना तंत्र के अंतर्गत में हम सभी गाँव में सूचना करते हैं, जितने भी डाउन स्ट्रीम के हमारे रहते हैं। इसी के क्रम में यहाँ पे भी हम लोगों के द्वारा सूचना वहाँ पे की गई थी और सूचना के क्रम में जो हमारे वहाँ पे लोग थे, करीब 10-12 लोग थे और करीब 150 के ऊपर भैंसे वहाँ पे चराने गए थे और वो सारे के सारे लोग लौट आए थे। और एक व्यक्ति जो था नारायण यादव, वो किसी वजह से अपनी भैंसों के साथ में वहाँ पे रुक गया था। तो वो जो है हमारा जो है जब डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा पानी हमारा आ गया तो वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाया। जब प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुई तो हमारी तहसील की टीम, हमारी आपदा की टीम और मैं खुद वहाँ पे मौके पे हम लोग गए थे और पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को एसडीआरएफ की जो टीम थी वो हमारी यहाँ पे आई और उन्होंने सकुशल जो है उसको सही सलामत जो है वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। अभी पूर्णतः तरीके से स्वस्थ है और रेस्क्यू हमारा पूरा का पूरा हो रहा। आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सभी ग्रामीण भाई साहब हैं, वो जो भी प्रशासन से हमारी यहाँ से सूचना जाती है, जो चेतावनी जाती है, उसके ऊपर ध्यान दें और जब नदी का पानी बढ़ा रहे तो उसकी तरफ जो है बिल्कुल भी ना। यूपी के मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र आर्या सिरोही की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक वाहन मौके से छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में मानसी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद घायल हालत में गिरफ्तार किया है। बदमाश स्विगी और ब्लिंकिट की ड्रेस में वारदात को अंजाम देने आए थे। इनमें पास से लूट का घायल जो माल है अवैध असल है और साथ ही नकदी बरामद हुई। दोनों पर कई संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे से आरजी कॉलेज की छात्रा की जान चली गई। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ कॉलेज जा रही थी और 0 माइल चौराहे के पास सड़क पार कर रही थी। तभी रोड से आ रहे इलेक्ट्रिक बस ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गुजरात के सूरत से खबर है, जहां पर 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 7 लोगों को बरी कर दिया है। इनमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, साथ ही स्वामी असीमानंद शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेकर स्वामी भारतानंद सरस्वती ने फैसले को सनातन धर्म की जीत बताया और साथ ही कांग्रेस पर राजनीति के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। आज बहुत ही खुशी का दिवस है। 17 साल के बाद आज जो कांग्रेस ने एक भगवा आतंकवाद शब्द प्रयोग करके हिंदू संगठनों के लिए कार्यकर्ताओं को एक और हिंदू समाज को, बहुसंख्यक हिंदू समाज सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत ये षड्यंत्र रचा गया था, बहुत बड़ा। और आज कोर्ट ने आज फैसला दिया, आज निर्णय दिया, हम बहुत खुश हैं। और साध्वी प्रज्ञा दीदी और कई अनेक लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर आरोप थमा गया था और आज कोर्ट ने बरी कर दिया और निर्दोष हो गए। और इसलिए कोई भगवा आतंकवाद नहीं है। इनको कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं और उन्होंने सोची समझी साजिश और समस्त पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचा था। और इसलिए हम मांग करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया। अभी सत्य
परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतने सालों के बाद जिन लोगों को इतनी तकलीफ दी, साध्वी प्रज्ञा दीदी जैसी एक साध्वी जो मानवतावादी काम करती है, उनको भी 9-9.5 साल जेल में रखा गया। और इसलिए जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिनके ऊपर आरोप रखा गया था उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग है। कर्नाटक के जमखंडी में श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद के मुतालिक ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 लोगों के निर्दोष बरी होने पर विजयोत्सव मनाया। बता दें, श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू आतंकवाद की झूठी साजिश रची थी। विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, साथी कर्नल पुरोहित समेत सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया है। मुतालिक ने कहा है कि ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक विजय है, जिसने भगवा आतंकवाद की झूठी कथा को ध्वस्त कर दिया है। आज महाराष्ट्र से एक ऑर्डर आया है, एनआईए के ऑर्डर आया है। 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस समय 11 मुसलमानों को अरेस्ट किए थे, जिहादियों को अरेस्ट किए थे। बाद में इस्लामिक दबाव के कारण इसको डाइवर्ट करके 7 हिंदू कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किए थे। 11 जो जिहादी थे उनको छोड़ दिया था। अभी एनआईए ने रिजल्ट दिया है, 7 लोग जो अभी साध्वी रितंबरा है, कर्नल पुरोहित है, कर्नाटक का भी एक कार्यकर्ता है, तो इनको निर्दोष करके एक ऑर्डर आया है। एक बहुत स्वागतार्ह ऑर्डर है। देश भर हिंदू समाज को एक न्याय है, हिंदुत्व है, संविधान है, ऐसा एक रिजल्ट आज आया है। जो कांग्रेस लोग ने, कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। 2006 हिंदू कभी भी हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता है, तो फिर भी एक बदनाम करने के लिए, अपमान करने के लिए, अपप्रचार करने के लिए ये 7 हमारे हिंदू लीडर को अरेस्ट किए थे। आज कांग्रेस को न्यायालय ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है, ऐसा मैं बताता हूँ। ये स्वागतार्ह रिजल्ट है, ऑर्डर है। हिंदुओं को न्यायालय में न्याय मिलता है, ऐसा आज का रिजल्ट है। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में महिला जेल प्रहरी अनीता चौहान ने शराब के नशे में 4 लोगों को टक्कर मारी। घटना रात करीब 1:30 बजे जेल रोड पर हुई है। टक्कर से घायल लोगों को बदनावर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 की हालत जो है गंभीर हालत में उन्हें रतलामपुर रेफर कर दिया गया। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया है कि महिला प्रहरी नशे में इतनी धुत थी कि मोबाइल तक नहीं संभाल पा रही थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। वहीं एएसपी विजय डावर ने बताया है कि पूरे मामले की जांच जारी है। देखिए, थाना बदनावर अंतर्गत रात करीबन 1 बजे के आसपास की बात है। एक लेडी चालक कार नंबर MP43 C4681 जेल रोड पर 2-3 लोगों को उसने टक्कर मार के एक्सीडेंट कर दिया था। प्रथम दृष्टया जब वाहन चालक को थाने लाया गया और पता किया गया तो पता चला कि ये बदनावर में जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत हैं और रात में इसके द्वारा जो है ड्रिंक कर अल्कोहल कंज्यूम कर वाहन चलाने की शिकायत लोगों ने की थी। उपरोक्त घटनाक्रम में अपराध क्रमांक 398/25 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो लेडी थी उसकी जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई है। सर, घायलों की क्या स्थिति है? इसमें गाड़ी से 2 या 3 लोगों को चोट आई थी, जो फिलहाल सामान्य है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद फैज खान ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही गौ माता को भोजन खिलाया। उन्होंने कहा कि पेड़ और गौ माता का संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताते हुए कहा कि विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की भी मांग दोहराई और साथ ही भारत देश में कानून लाकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, ऐसा कहा। तभी देश में गौ माता बचेगी और उनका गौ माता का संरक्षण होगा। गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। गौ माता के दूध, गोबर सभी हमारे काम आते हैं।
देश में कानून लाकर कत्ल खाने को भी बंद किया जाना चाहिए। देखिए, जावेद अख्तर ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रश्न किया था कि भाई जिन्ना बड़े सेक्युलर थे, लेकिन उन्होंने जिन तत्वों को अनलिश किया वो बड़े खतरनाक थे और कभी भी वो जिन्ना को सेक्युलर नहीं रहने दे सकते थे, यानी कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनकर रहना ही था और बना ही। तो अटल जी को उन्होंने प्रश्न किया कि आप भी कट्टरपंथी तत्वों को छूट दे रहे हैं, तो आप भले इस देश को धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव चाहते हों, लेकिन जिन तत्वों को आप लेकर चल रहे हैं वो तत्व आपको कभी भी सर्वधर्म समभाव वाला बनने नहीं देंगे। अटल जी ने एक बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया था, वो ये है कि हिंदू कोई एक किताब से नहीं जुड़ा हुआ, कोई एक पैगंबर से नहीं जुड़ा हुआ है। जो ईश्वर को माने वो भी हिंदू, जो ईश्वर को ना माने वो भी हिंदू। और ये हिंदुत्व भाजपा या आरएसएस के कारण नहीं है, बल्कि ये हिंदू के सोचने का तरीका है, आज से नहीं प्राचीन काल से। तो ये अटल जी का उत्तर है। तो फिर हम कहना चाहेंगे कि यदि भाजपा या संघ उस हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चल रही है, तो उसमें हिंदू में मुसलमान भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, सिख भी शामिल है, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, सारे जो इस देश में उत्पन्न हुए धर्म पंथ मजहब है और जो इस देश के बाहर उत्पन्न हुए धर्म पंथ मजहब है, वो सब हिंदुत्व की इस विचारधारा में शामिल है, ईश्वर को मानने वाला या ना मानने वाला। यही कारण है कि मोहन भागवत जी का आपने वचन सुना होगा, वो हमारी ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबका डीएनए एक है। फिर उसके बाद उनका एक वचन आया कि हर मंदिर में शिवलिंग की तलाशी ना की जाए। फिर आपने नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य सुना होगा कि मैं चाहता हूं कि जो बाबर की विचारधारा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, ये खत्म हो और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाला कंसेप्ट आए। फिर उन्होंने कहा बचपन में ईद में हमारे मुस्लिम दोस्तों के घर से खाना आता था। तो अब इस देश में जो आज दो प्रमुख लोग हैं जिन पर आरोप है कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार के प्रमुख अटल जी और एक आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी। तो दोनों ही की कितनी शुद्ध और सात्विक विचारधारा है और सर्वधर्म संभावी विचारधारा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। केवल शब्दों से नहीं बल्कि वास्तविक में भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं का जो लाभ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, इसमें मुसलमानों को औसत से ज्यादा लाभ मिला है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो कुछ तत्व ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर वो खरी उतर रही है। सुशीलम जगत देन नम्रम भवेत, जो आरएसएस की प्रार्थना है, उसका मूल वाक्य है कि इस जगत में नम्रता प्राप्त हो, इसी के लिए काम हो रहा है। बाकी अफवाहों पे ध्यान ना दे। हमारा देश एक था, एक है और एक रहेगा। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि इस्लाम का सही स्वरूप जब प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ शैतानी ताकतें ऐसी होती हैं कि वो घबरा जाती हैं खुदाई ताकतों से, और ये शैतान का काम है शुरू से वर्गलाना, बहकाना। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है इस्लाम बहकने के लिए नहीं, महकने के लिए है, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए। हम जब कहते हैं भारत माता की जय, अपने वतन से मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये हमारे नबी की शिक्षा है। तो हम अपने नबी की शिक्षा में चल रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, वतन परस्ती पर काम कर रहे हैं, वतन से मोहब्बत पे काम कर रहे हैं, सफाई पे काम कर रहे हैं। ये सब इस्लाम की मूल शिक्षा है। जो लोग गंदगी को ही अपना समझते हैं तो वो गंदगी में ही, शैतान में ही वो खोजते हैं अपना मतलब, लेकिन हम स्वच्छता वाले लोग हैं, इस्लाम वाले लोग हैं। धन्यवाद। गोरक्षा को लेकर किस तरीके का, जिस तरीके से संरक्षण नहीं हो पा रहा गौ माता का? मेरा तो स्पष्ट ये मानना है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है। वेद में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरा। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि गाय के संरक्षण के लिए जो भी काम हो सके जरूर करें, और मुस्लिम समुदाय आपके साथ है। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, ये हम सबकी मांग है और मुस्लिम समाज इसमें साथ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरीके संसाधन कम है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए
और उन्होंने कहा कि हज़रत मैं बहुत कठिन सफ़र में जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इस दौरान मेरी बीवी गर्भवती हो। तो सही बात थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय तुम एक गर्भ निरोधन का साधन इस्तेमाल कर सकते हो जिसको अज़्ल कहते हैं। तो यानी कि जब वो अपनी पत्नी के साथ मुश्किल सफ़र में जा रहे हैं तो उस समय जनसंख्या बढ़े तो कठिनाई हो सकती है। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बताया और आज देश एक मुश्किल समय में है, विश्व जनसंख्या विस्फोट के। तो हमको अपने नबी की उस हदीस का पालन करना चाहिए और जनसंख्या सीमित रखनी चाहिए। और तमाम मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम उतने ही बच्चे पैदा करें जितने हम पाल सकते हैं, जितने हम समृद्ध रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। बच्चे हम पैदा करेंगे और पालेगी सरकार। ये वाली जो सोच है ये बदलनी पड़ेगी और जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल्कुल आना चाहिए और विशेष परिस्थितियों में अधिक बच्चे पैदा करने की भी छूट होनी चाहिए। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय ऑटो चालक सोनू पासवान लोहे की पाइप उतारते समय 11,000 वोल्टेज के बिजली तार की चपेट में आ गया और बिजली के तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा भभुआ रोड स्थित एक दुकान के पास हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से घायल को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। जिला पार्षद गीता पासी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। ये रिक्शा चलाते हैं और भभुआ रोड से ये पाइप लोड करके लेके आ रहे थे और ये पाइप उतारने क्रम में 11,000 वोल्टेज तार में ये पाइप सट गया और उसके कारण ये पूरा झुलस गया शरीर का। कहाँ माल उतार रहे थे? ये हरी होटल के आसपास में। हरी होटल के आसपास में किसके द्वारा लाया गया है यहाँ पे? अब ये नाम क्लियर नहीं हुआ किसका माल था, किसका द्वारा। राहगीरों के द्वारा या हाँ दुकानदारों के द्वारा? दुकानदारों के द्वारा लाया गया सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति नहीं है, ठीक स्थिति नहीं है। वो बनारस के लिए मतलब बेचू के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है इनका? यह सोनू कुमार पासवान नाम है, वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम इनके? विजय पासवान। विजय पासवान। और क्या उतार रहे थे वहाँ पे? पाइप उतार रहे थे? पाइप उतार रहे थे। वो पाइप सीधे 11,000 तार में लग गया है, उजल गया है ना? चलिए क्या सोनू पासवान के नाम के एक व्यक्ति हमारे पास सभी ग्रामीणों ने लाया है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक बर्न में उनका जल गया है। राइट साइड में बहुत सारा स्किन वगैरह उनका जल गया है और सुना गया कि जैसे कि भभुआ रोड में कहीं वो पाइप उतार रहे तो उसी में सट गया था, जिससे कि चलते उनको थोड़ा दिक्कत था। लेकिन हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और खतरे से ऐसे बाहर है वो, फिर भी उनको बेहतर इलाज के लिए हम लोग बाहर भेजें। क्या नाम था इनका? सोनू पासवान। इनके पिताजी का नाम सब? इनके पिता विजय पासवान। विजय पासवान मोहनिया कराने वाले हैं? हाँ, मोहनिया। इनको रेफर किया जा रहा है? हाँ, बेहतर इलाज के लिए इनको हायर सेंटर के लिए। बिहार के रोहतास जिले के बलवैया गांव में पुराने जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प और फायरिंग हो गई। वहीं कोर्ट के आदेश पर एक पक्ष द्वारा खेत में धान की रोपाई किए जाने पर दूसरा पक्ष भड़क उठा और देखते ही देखते विवाद मारपीट और गोलीबारी में बदल गया। वहीं गोली लगने से अनीस पासवान नामक युवक घायल हो गया, जिसे वाराणसी रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस भर भी ग्रामीणों ने पथराव और मारपीट की, जिससे एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और कई अन्य घायल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। वहीं स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले बिजली कॉलोनी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। नगर थानाध्यक्ष एवं उनकी बाकी टीम यहाँ पर पहुँची है घटना के सत्यापन हेतु। तो यहाँ पता चला है कि एक क्वार्टर है जो कि एलोकेट किया गया, एक सुनील नाम के व्यक्ति हैं, उनको यहीं पर कुछ अज्ञात तत्वों ने आकर के हवाई फायरिंग की है और यहाँ पर भी पता चल रहा है कि क्वार्टर जो है खाली है, वो कहीं और रहते हैं। उनसे जितना भी हेल्प हो सकता है वो लिया जा रहा है। तकनीकी साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट्स भी जुटाए जा रहे हैं ताकि पता किया जा सके ये कुकृत्य किसने किया है। कितने गोली सर हमारी? अभी जो हम लोग को प्रिलिमिनरी देखा है तो हम लोगों को 3 खोखे यहाँ बरामद हुए हैं और हम लोग आसपास के लोगों का भी बयान ले रहे हैं और तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई सीसीटीवी फुटेज या वीडियो भी बरामद हुए? हम लोग आगे पीछे उस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि ये एक रोड भी है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कौन किस समय गुजरा है उस चीज़ की तहकीकात की जाए। इनके घर पे सीसीटीवी नहीं लगा है। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।